नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक केस लगा हुआ है। माफ कीजिएगा, हम आपके सामने नहीं रखेंगे, आपका वक्त हरगिज जाया नहीं करेंगे। हम समझते हैं आपका वक्त ज्यादा कीमती है, लिहाजा ये अदालतें, इनके अंदर होने वाली प्रोसीडिंग्स, उनके बारे में मुझे भी पता है, आपको भी पता है। इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, अमीनुद्दीन खान बैठे हुए हैं, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। लिहाजा हम में इतनी हिम्मत या जुर्रत नहीं है कि हम कम से कम अपनी वीडियोस में ही आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो रखे। बहरहाल सियासत जो पीके की वेबसाइट के ऊपर तमाम तर चीजें 24 घंटे रिपोर्ट हो रही हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अगर आप में हिम्मत है तो। नाज़रीन, बहुत आम तरीन खबरें हैं और मोस्टली जो इंडियन खबरें डोमिनेट करेंगी, लेकिन हामिद मीर साहब ने आज जो कॉलम लिख दिया है, उन्होंने जमीन बिल्कुल गर्म कर दी है, तवा बना दिया है जमीन को। उसकी कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे और मरीम साहबा को और फैसल वावडा को जिस तरीके से डिफाइन किया और शहबाज शरीफ साहब को टूटा हुआ पंखा करार दिया है, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाह रहा हूं, ये फॉर्मर जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया का खुफिया इदारा रॉ, उसके चीफ हैं दुल्लत साहब। दुल्लत साहब के सामने जाकर एक साफी ने यह कहा कि जनाब आप ISI के एजेंट हैं, आप पाकिस्तान में ISI से मिलने के लिए गए थे। इंडिया बिल्कुल इस वक्त सोच रहा है ISI की नजर से, इंडियन घरों के अंदर जो रामू काका है रसोड़े में, उस रामू काका को भी वो ISI का एजेंट समझते हैं। ये रॉ के सरबराह का बिहेवियर देखें, उसके बाद उसने गालम गलोच तफे, यानी मैं दिलचस्प वीडियो है, ब्राय मेहरबानी देख लें। कौन बोलता है साला हरामजादा? बता मुझे कि मैं 4 दिन पहले पाकिस्तान में था, इसलिए मेरे को यहां बिठाया। निकाल इसका साले झूठे साले नहीं आ, इसलिए यहां आया था तुमने मालूम। नाज़रीन, अगर बात थपड़ू की हो रही है तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है जहां पर जो फ्रांस के सदर हैं मैक्रोन, उनकी बीवी ने ठीक ठाक रख के उसके मुंह के ऊपर एक और मारा है। ये वीडियो भी देख लें। नाज़रीन, ये एक तस्वीर है जो कि इस वक्त मैसिवली इंडियन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और बाकायदा से उन्हें एक फ्रेम दिया गया है। अब इसके अंदर जो आर्टिलरी है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जाली तस्वीर है और ये इंटरनेट से डाउनलोड करके उठाई गई है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल को दी है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने एक जाली तस्वीर फील्ड मार्शल साहब को उनके सबसे बड़े दिन के मौके पर एक जाली तस्वीर उन्हें चेप दी है। अभी इसके ऊपर फयाज शाह साहब ने ट्वीट किया, लिखा है शहबाज शरीफ ने 2019 की चीनी जंगी मशकों का फोटो इंटरनेट से उठाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तोहफा दे दिया है, जिस पर सारा भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। ये वो हीरे हैं जो अवामी मैंडेट के बगैर रियासत जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं। अब ये तस्वीरें आप देखें, बराए मेहरबानी फुल स्क्रीन पर दिखाएं। अब ये जो नीचे वाली तस्वीरें हैं दो, उनके अंदर बाकायदे से देखा जा रहा है ये 2019 की हैं। ये मेरे ख्याल में लिखा हुआ है ये 8/20/2019 की तस्वीरें हैं और ये चाइना की हैं। अब इसी तरह की तस्वीरें इस फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। यानी हमने बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन किया है उसकी तस्वीरें होनी चाहिए थी। S-400 की बैटरीज हमने उड़ाई हैं, हमने राफेल की धज्जियां उड़ाई हैं, हमने बाकायदा से मिसाइल मारे हैं, हमने इंडिया की 26 जगहों को हिट किया है, धज्जियां उड़ाई हैं हमने। लेकिन शहबाज साहब ने एक जाली तस्वीर, अब ये भी इसके ऊपर कंफ्यूजन है कि ये तस्वीर असल में आई कहां से है। तो ये आप मोहतरम DG ISPR साहब की एक प्रेस ऑफिशियल स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज ही समझ लें। यहां पर उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं और ये 24 मई 2025 की है। अ डिनर वाज होस्टेड बाय द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो डिनर होस्ट किया गया था, ये वहां से तस्वीर आई है, वहां पर तस्वीर दी गई है। तो ये पता नहीं किसने तस्वीर दी है, लेकिन इस तस्वीर के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये तस्वीर जाली है, इसके अंदर कोई रियलिटी मौजूद नहीं है। अब जो पाकिस्तान ने नाज़रीन ऑपरेशन जो बुनियानुल मरसूस किया है, उसके बाद इंडिया की चीखें नहीं कर रही हैं। इंडिया बिल्कुल पागल हो गया है, उनके बिल्कुल दिमाग उनका काम करना छोड़ गया है। ये एक इंडियन सिख सरदार हैं, प्राइम टेलीविजन पर बैठकर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, प्राइम मेहरबानी सुन लें। We can sit in India and say anything about Pakistan. Pakistan is a terrorist state, Pakistan is this, Pakistan is that, and why the world is not taking cognizance of Pakistan. Now, if you look at geostrategic location of Pakistan and India vis-a-vis China, India is an emerging global power. Like it or not, no one is very happy about it in the world. No one wants a country like India to emerge at the global economic scene. We are only 4th largest GDP-wise, and we are going to be 3rd. Now, look at Pakistan on the world map. There's an Arabian Sea to the south with the warm waters of Indian Ocean. There is a West Asia onto the southwest with the state of Hormuz and the complete Gulf oil and the complete Arab world. और एक और बड़ी प्रोमिनेंट इंडियन शख्सियत हैं, ये भारतीय साफी हैं, सीमा चिश्ती साहिबा।
बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बड़े अहम तरीन सवाल उठा दिए और सवाल यह है कि इंडिया ने गेन क्या किया है, इंडिया ने हासिल क्या किया, इंडिया के हाथ में आया क्या है। ये 2 मिनट का क्लिप है, ब्राइम मेहरबानी थोड़ा तेज करके अगर आप चला सकें, ये 2 मिनट का क्लिप लाजमी देखें, आपको बताएगा कि इंडिया के साथ हुआ क्या है। ये देख लें। Been a disastrous political failure for this government. Its inability to figure who the attackers are, its inability to convince other countries globally who stood with us. This follows all the, do you remember all the tamasha that happened after G20? India wants a seat at the UN Security Council. Other than Iran and Taliban, who stood with us in our battle for Pakistan? Do we have a dossier ready? Do we have evidence that we went to other countries for in our toolkit of dealing with a difficult neighbor, assuming Pakistan is behind this, and we firmly believe that? Where is the material to convince other people? And is military action the only thing left in your toolkit? There are 1,000 ways in which there are 1,000 ways to skin a cat. And none of that is deployed for a sophisticated country like India, which sees its hyphenation more as Chindia till some years ago, till a decade and a half ago. We were vying for a place in the Asian, there's the Asian century, it's the Asian age. We will be competing with China for that spot. We're back in the dump, hyphenated with Pakistan. This government cannot officially say Trump or the United States. Mr. Trump has 8 times, no less, spoken of this. He's internationalized Kashmir. He has said clearly that trade is linked to this, and there's been no word. नाज़रीन, अब जो मोहतरम हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है, हम सब उम्मीद से हैं, ये कॉलम पब्लिश हुआ है और ये मैसिवली आज वायरल हो रहा है। इस कॉलम के अंदर उन्होंने एक किताब का हवाला दिया है जो 14 अप्रैल 2025 को उन्हें दी गई है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब की जानिब से। अब इस किताब के अंदर से कुछ एक इक्तबासात या कुछ एक अहम तरीन किस्से ये शेयर कर रही हैं, कुछ एक अहम तरीन जो चीजें उन्होंने लिखी हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का जिक्र है, यानी इसमें नरेंद्र मोदी को बाकायदा से हिंदुओं का उसामा बिन लादेन करार दे दिया गया है। दोनों में फर्क यह है कि उसामा बिन लादेन समुद्र में है और मोदी खुश्की पर है। उसामा दूसरे मुल्कों पर हमला करवाता था और जिम्मेदारी भी लेता था, लेकिन मोदी अपने ही मुल्क पर हमला करवाता है और जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल देता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा जिससे ये आगाज होता है, जिससे ये शुरू होता है। लेकिन ये खाका आगे जाता है और ये मरियम साहबा पर जाकर असल इसका जो रंग है वो निखरना शुरू हो जाता है। अब ये डॉक्टर यूनुस साहब लिखते हैं, मरियम नवाज में 2 बड़ी खूबियां हैं जिनकी वजह से वो बड़ी लीडर हैं। एक खूबी ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और दूसरी खूबी ये है कि नवाज शरीफ साहब उनके वालिद हैं। यानी 2 खूबियां हैं, एक नवाज शरीफ की बेटी और दूसरी खूबी नवाज शरीफ साहब उनके वालिद हैं। फिर वो कहते हैं कि वो लिखते हैं मेरे साहब कि यहां तक तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन डॉक्टर साहब ने यह भी लिख दिया है कि मरियम नवाज को जो बात अच्छी लगे, जो बात अच्छी ना लगे, उसके लिए अपने कान बंद नहीं करती बल्कि दूसरों की जुबान बंद करवा देती हैं। मुखालिफिन मरियम को आयरन लेडी कहते हैं, क्योंकि मरियम साहबा ने कहा था कि वो जेल के अंदर आयरन फ्राई पैन के साथ आयरन करती थी, तो दैट्स व्हाई वो आयरन लेडी है। आयरन लेडी वो नहीं, वो ढाल नहीं, वो वाली आयरन लेडी जो फ्राई पैन के साथ बाकायदा से आयरन करती थी। बिलावल भुट्टो सरदारी को उन्होंने जनाब मर्दों का बेनजीर भुट्टो और मरियम नवाज को औरतों की बाकायदा से नवाज शरीफ उन्होंने करार दे दिया है। फिर वो आते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब असल में वो पंखा है जो चलता ज्यादा है पर हवा कम देता है, और इमरान खान वो पंखा है जो चलता नहीं है लेकिन हवा बहुत देता है। यानी पंखे से आपने हवा ही लेनी होती है ना, चले ना चले आपको हवा आनी चाहिए। तो वो कहते हैं शहबाज शरीफ वो पंखा है जो चलता ज्यादा है लेकिन हवा नहीं देता, खान वो पंखा है जो चलता नहीं है लेकिन हवा दे रहा है, यानी हवा आ रही है बहरहाल। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान के मुतालिक फरमाया कि वो सियासत में नफरत के कायल नहीं, शदीद नफरत के कायल हैं। पाकिस्तान में हर कामयाब सियासतदान के पीछे अदलिया और महकमा ज़राअत होता है। इमरान खान वो सियासतदान है जिसके पीछे ये दोनों हैं। फर्क सिर्फ ये है कि पहले वो खान के पीछे थे और अब खान उनके पीछे है। उसके बाद फैसल वावडा के मुतालिक उन्होंने लिखा है कि ये वो मुबैना सियासतदान है जिसकी सियासत जूस के उस खाली डिब्बे जैसी है जिस पर पाँव मारने से कोई जख्मी नहीं होता लेकिन पटाखे दूर तक सुनाई देते हैं। फैसल वावडा वो फिल्मी हीरो है जो खुद ही महबूबा को अगवा करता है और फिर खुद ही उसे छुड़वाने पहुंच जाता है और फिर ये गाना गाता है कि मैं ज़ुबान हूं किसी और की, मुझे बोलता कोई और है। हम सब उम्मीद से हैं कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट की बदतमीजियां नजरअंदाज कर दी जाएंगी और उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जनाब गुंडा एक जो गुंडा कानून है वो भी राज कर दिया गया है, पीका कानून ऑलरेडी मौजूद है। लिहाजा अल्लाह ताला जो यूनुस भट्ट साहब है उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए आसानियां फरमाए। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और अहम तरीन शख्सियात के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस की सूरत में। ये शहबाज गिल साहब को सुन लें। The Tom Lantos Human Rights Commission of the US Congress.
اس کے اندر ایک ہیئرنگ ہوگی. یہ بہت ہی بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے. اب آپ کہیں گے کیسے میجر ڈیولپمنٹ ہے, پہلے بھی ہیئرنگ ہوتی رہی, اس میں سے کیا نکلے گا. اچھا کیا نکلے گا اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جتنی بھی ہیئرنگ ہوئی ہیں وہ مختلف کانگریس مین جو تھے ان کے کہنے پر ایک کانگریس کی ہیئرنگ ہو جاتی تھی. ایسے ہی سمجھیے جیسے کوئی مدعا سامنے ہو, کوئی ایشو سامنے ہو, اس پر پنجاب اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے 1 یا 2 MNAs یا 4 MNAs یا 5 MNAs کہیں کہ ہم نے اس کی بلڈنگ کے اندر بیٹھ کر بات سننی ہے, تو کسی کمیٹی روم کے اندر لوگوں کو بلا کے وہاں پر باقاعدہ طور پر بات چیت سن لی جائے, تو اس کو آپ کانگریشنل ہیئرنگ کے ساتھ ایک قسم کا کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ٹام لینٹرز ہیومن رائٹس کمیشن ہے, یہ اب ایک باقاعدہ فورم ہے, اور یہ فورم جو ہے اس کی جو اس کے اختیارات ہیں وہ بھی اس کے پاس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی دیکھ سوچ کر پہلے ایشوز کو چوز کرتا ہے کہ اس کی ہیئرنگ ہم نے کروانی ہے کہ نہیں. ناظرین ایک اور خبر ہے, یہ جیو نیوز خبر دے رہا ہے کہ بھارت نے دریائے سندھ کا پانی روکنے کے لیے ماسٹر پلان شروع کر دیا, اور ماسٹر پلان کے اندر تقریباً 10 ڈیم بھارت بنانے جا رہے ہیں, 10 ڈیم, اور باقاعدہ سے اس کی منظوری انہوں نے دے دی ہے. اور یہ خط لکھا گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹارس کو, اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ یہ ایک انسانی المیہ پیدا ہونے والا ہے, انسانی المیہ. پاکستان کے جو ISPR ہیں پہلے کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے, اور باقاعدہ سے ریاستی طور پر اعلان کر دیا جا چکا ہے کہ ہم اسے ایکٹ آف وار تصور کریں گے. کیا یہ خطہ ایک جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.